हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज का जो सेशन है वो हम देखने वाले हैं इस सेशन में कि इकोनॉमिक्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, चाहे वो पंजाब सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या इन दैट केस कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, जैसे आरबीआई ग्रेड भी है, से भी है या और भी जो बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं, तो उसमें जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। ये सेशन की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि बच्चों को जो इकोनॉमिक्स है वो बड़ा डिफिकल्ट लगता है, एक मिस्टीरियस सब्जेक्ट लगता है। उनको ये लगता है कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर पाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स पे जो है वो ध्यान देते हैं। तो इसीलिए मैं ये आज ये सेशन लेके आया हूं कि इकोनॉमिक्स को कैसे डिमिस्टिफाई किया जाए, स्टूडेंट्स को बताया जाए कि वो इकोनॉमिक्स को कैसे आसानी से सीख सकते हैं, कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए, सो दैट इकोनॉमिक्स उनको डिफिकल्ट नहीं लगे, बल्कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सिंपल है और बहुत कंसेप्चुअल है। एक बार कॉन्सेप्ट्स आपकी समझ में आ गए तो इसको बहुत आसानी से जो है आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए चलिए देखते हैं कि हम कैसे अप्रोच करें इकोनॉमिक्स को। सबसे पहली बात तो ये आती है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ाई क्यों जाए। स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हम हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, पॉलिटी पढ़ लेंगे, उनको अच्छे से करेंगे तो इकोनॉमिक्स में अगर थोड़े कम नंबर भी आ गए तो भी चल जाएगा। इसीलिए मैं बताने आया हूं कि स्टेज वाइज आप इकोनॉमिक्स को कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप प्रीलिम्स में देखिए, हर साल लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं आपके। 2018 का जो प्रीलिम्स था उसमें 10 क्वेश्चन आए थे। 2015 में थोड़ा वेटेज कम हुआ, 6 क्वेश्चन आए। 2013 में 15 आए थे और 2020 में फिर से लगभग 12 क्वेश्चन जो हैं वो इकोनॉमिक्स से आए हैं आपके पंजाब सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स में पे। और जो मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस का जो जीएस 3 है उसमें सेक्शन 1 जो है वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करता है और उसमें लगभग 130 मार्क्स के आउट ऑफ 250 वो पूरा इकोनॉमिक्स ही होता है। एसए की अगर हम बात करें तो जो आपको एसए के टॉपिक्स दिए जाते हैं उसमें से एटलीस्ट वन जो टॉपिक है वो आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। जैसे 2018 में शायद एक एसए आया था मेक इन इंडिया के ऊपर, है ना। तो हर साल एक ना एक ऐसा जरूर होता है जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है और जिसको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आती है, उसकी कहना चाहिए एक पकड़ है सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो एसए को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा। तो एक या उससे ज्यादा एसए जो है वो आपके इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होते ही होते हैं। फिर बात आती है जब फाइनल स्टेज की जो आपका एग्जाम होता है वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में दोस्तों जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो आपके या तो पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं या इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये पॉलिटी और इकोनॉमी ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि करंट में बहुत चल रही होती हैं। आप अपने आसपास देखते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम ला दिया या ये लॉ में चेंज कर दिया है या इस पार्टी ने ऐसा कहा। इकोनॉमिक्स में आप देखते रहते हैं कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर दी, ग्रोथ रेट का ये एस्टिमेट आया है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो इकोनॉमी और पॉलिटी के आएंगे। तो हर स्टेज जो भी है एग्जाम की उसमें इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप इकोनॉमिक्स को इग्नोर तो नहीं कर सकते, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब बात आती है ठीक है सर पढ़ तो लेंगे, बट क्या पढ़ें? तो ये जो क्वेश्चन है कि क्या पढ़ें, तो ये क्या पढ़ेगा जवाब जो है वो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन ही देता है। उसने एक सिलेबस दिया है प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो प्रीलिम्स में जहां की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका सिलेबस उन्होंने क्या दिया है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1950 से लेके 1991 तक की इकोनॉमिक पॉलिसीज, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, बैंक नेशनलाइजेशन एक्सेट्रा। तो एक उन्होंने क्या दे दिया, एक इंडिकेशन दे दिया है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आजादी के बाद से लेकर 1991 तक जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज रही हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बैंक नेशनलाइजेशन कब हुआ, कितने बैंक्स का हुआ, क्यों किया गया, क्या की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उस वक्त की, कि कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी आई है। इस तरह की पॉलिसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान्स, प्लानिंग कमीशन, इसमें 5 ईयर प्लान्स में सिर्फ ये नहीं कि 5 ईयर प्लान्स के बारे में आप पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए प्लानिंग कमीशन के बारे में। जो भी अभी तक जो भी 5 ईयर प्लान्स आए हैं उनके बारे में कि कौन सा प्लान कब आया, कब उसमें ब्रेक हुआ, 5 ईयर प्लान्स में क्या मेजर ऑब्जेक्टिव रहे उस प्लान के, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो 5 ईयर प्लान्स के अंडर लिए गए, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो एलपीजी रिफॉर्म्स कब हुए, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, उसके बाद से
क्या क्या उसमें और लिबरलाइजेशन होता जा रहा है। जैसे सरकार क्या करती है, जो भी एफडीआई की लिमिट है वो डिफरेंट सेक्टर्स में बढ़ाती जाती है, कि जैसे डिफेंस सेक्टर में 49% से बढ़ा करके 74% कर दी गई है, रेलवेज में 100% कर दी गई है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एलपीजी के अंदर ही आएंगी, ये क्या है, फर्दर लिबरलाइजेशन है। तो ये जो पॉलिसी सरकार टाइम टाइम पर लेती रहती है अंडर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, तो आपको ये पता होनी चाहिए, है ना। अब सरकार क्या कर रही है, अपने एसेट्स को मोनेटाइज कर रही है, या फिर सरकार जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जैसे एयर इंडिया का किया है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस 1991 में, जब से एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बाद से कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो ग्रोथ का मतलब जीडीपी से रिलेटेड जो चीजें हैं, ट्रेड से आपके क्या है कि फॉरेन ट्रेड कितना रहा है, कौन सी मेजर एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन है इंडिया की, कहां से हम मेजरली इंपोर्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट्स, ये बहुत ही कहना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी डेफिसिट्स हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो इन सबके कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर होनी चाहिए। साथ में जो भी लेटेस्ट डेटा है ये आपके पास होना चाहिए। कहां से आएगा, इकोनॉमिक सर्वे से आएगा, बजट से आएगा, क्योंकि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो थोड़े फैक्चुअल नेचर के होते हैं, तो वहां पे आपको डेटा भी पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब क्या होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना रहा है ना, वो इंक्रीज होता है तो क्या इंपैक्ट होता है इकोनॉमी में, डिक्रीज होता है तो क्या इंपैक्ट होता है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके आपके पास उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। इन्फ्लेशन के बारे में और डिफरेंट जो इन्फ्लेशन की टर्म्स हैं कि स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ग्रोथ ऑफ सर्विसेज सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए आज, क्योंकि 55% ऑफ जीडीपी हमारा कहां से आता है, वो सर्विसेज सेक्टर से आता है। तो सर्विस सेक्टर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है, कौन से डिफरेंट सर्विसेज सेक्टर्स हैं, कहां पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। की चैलेंजेस एंड रेस्पॉन्सेज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, तो इसमें पीडीएस भी आएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड भी आएगा, मिड डे मील स्कीम भी आएगी। एग्रीकल्चर के बारे में जो भी डिटेल्स है वो आपको पता होनी चाहिए। पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, उनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड जो टर्म्स आती हैं, पॉवर्टी पे अभी तक कितनी एस्टिमेशन की कितनी कमिटीज बिठाई गई हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आज प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, पीएम गति शक्ति है, या जो भी और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सोशल सेक्टर, हेल्थ और एजुकेशन, तो हेल्थ सेक्टर में क्या स्कीम्स हैं सरकार की, एजुकेशन सेक्टर में, स्किल डेवलपमेंट में, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो सिलेबस दिया है पब्लिक सर्विस कमीशन ने, ये इंडिकेटर है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या और पूछा जा सकता है। जैसे पॉवर्टी एलिवेशन में तो सिर्फ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स नहीं पढ़नी है आपको पता होना चाहिए कि पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, क्रॉनिक पॉवर्टी क्या होती है, इंडिया में कितने पुअर हैं, उनको कैसे एस्टिमेट किया जाता है ना, कौन कौन सी कमिटीज बनाई गई हैं, अभी तक क्या पॉवर्टी एलिवेशन की अप्रोचेस रही हैं, अभी करंट में कौन सी स्कीम्स कर रही हैं। तो इसलिए आपको एक होलिस्टिक कवरेज आपके सिलेबस का होना चाहिए। ये सिर्फ क्या है, बुलेट पॉइंट्स है, और इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपको हर सब टॉपिक जो है वो कवर करके चलना है। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो अब पैटर्न हो गया है पब्लिक सर्विस कमीशन का, चाहे पंजाब का हो या और भी कोई सर्विस कमीशन का हो, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं अपने आप को यूपीएससी के साथ। तो अगर आप क्वेश्चन का लेवल देखें तो वो इंक्रीज होता जा रहा है, और किसके साथ अलाइन हो रहा है, यूपीएससी के साथ अलाइन होता जा रहा है, कि जिस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन जो है अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछे जा रहे हैं। तो अपने आप को क्या करना है, आपको इंप्रूव करना है, आपको इनडेप्थ जो है कवरेज करनी है सिलेबस की। चलिए ये तो हमने जान लिया कि क्या पढ़ना है प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से क्या सिलेबस है, उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो जीएस 3 में आपसे इंडियन इकोनॉमी पूछा जाता है, सेक्शन 1 है, तो उसका भी एक डिटेल्ड सिलेबस दिया है। क्या है सिलेबस में पॉइंट्स,
फर्स्ट पॉइंट है इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, गवर्नमेंट बजटिंग। सेकेंड पार्ट जो कि आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्रॉप्स कौन सी मेजर है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इरिगेशन के टाइप्स क्या है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ई टेक्नोलॉजी, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, एमएसपी से रिलेटेड चीजें, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी। फोर्थ क्या है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसके बाद आता है कि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, इफेक्ट ऑफ एलपीजी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल की, नेचर, टाइप्स एंड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड, स्किल डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। फिर पंजाब इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होते हैं तो उसमें प्लानिंग, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो आपका मेन सिलेबस है काफी डिटेल्ड है। हमें क्या करना है, इस सिलेबस को अपने सामने रखना है और जो भी इसमें टॉपिक्स हैं वो आपको सब कवर करने हैं। जब जो भी टॉपिक्स आपके कवर होते जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है तो इसमें इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, तो आप पूरा पढ़ेंगे कि प्लानिंग कमीशन क्या था, उसके क्या फेलियर्स थे, क्या सक्सेस रहे हैं, अब प्लानिंग किस तरह से होती है, नीति आयोग का क्या रोल है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, टैक्स पैटर्न्स के बारे में कि कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, कहां से सरकार का रिवेन्यू आ रहा है, सरकार के कौन से नॉन टैक्स रिवेन्यू है, गवर्नमेंट बजट के बारे में, ग्रोथ से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो जीडीपी, जीवीए का हो, इंक्लूसिव ग्रोथ का हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हो, ग्रीन इकोनॉमी का हो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसी तरह एग्रीकल्चर के बारे में आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर जो है आज के दिन पे बहुत हॉट टॉपिक है। फिर पीडीएस के बारे में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आपको क्या करना है कि हर टॉपिक को आप जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लानिंग से क्या है। जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप टिक कर देंगे कि हाँ मेरा ये हो गया, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया है, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, पीडीएस के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। इस तरह आपको सिलेबस जो है हमेशा अपने आंखों के सामने रखना है और जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कवर होते जाते हैं आप टिक मार्क करते जाइए। सिलेबस जानना इसलिए भी जरूरी है कि जब आप करंट अफेयर्स कवरेज करते हैं, करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उसमें से आपको क्या चीजें पढ़नी है, न्यूज़पेपर में से क्या चीजें उठानी है, वो कैसे पता चलेगा, वो भी आपको सिलेबस के हिसाब से पता चलेगा। आप सिलेबस पता होगा कि अच्छा ये तो इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड इसमें चीज आई है, कोई एग्जांपल दिया है, कोई डेटा दिया है, तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ जहां पे आपने नोट्स बनाए हैं उस डेटा को आप वहां पर लिख लेंगे। तो इसलिए सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है सो दैट आपको पता हो कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली में, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स में हमें क्या पढ़ना है, ये क्या पढ़ने का जो आंसर है ये आपको सिलेबस से मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं और काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं खासकर प्रीलिम्स एग्जाम में। तो वो टॉपिक जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि हम कवरेज तो हमें पूरी सिलेबस का करना ही है बट लेकिन कुछ ऐसे खास टॉपिक्स होते हैं जिन पे आपको क्या करना है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे जीएसटी, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैंकिंग सेक्टर से जो न्यूज आती हैं, बजट्स और उसके डेफिसिट्स, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ये सब चीजें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया का, बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, सेबी के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, इन सब के बारे में जो भी रिपोर्ट्स इस तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर रही हैं, रिपोर्ट्स आती है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, तो इस तरह की जो भी रिपोर्ट्स आ रही है, इंडाइसेस आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस या समिट्स होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स और पॉलिसीज हैं, जो भी इकोनॉमिक्स से, जो भी आपके सिलेबस का है, उसमें से जो भी अगर स्कीम्स हैं, जैसे हेल्थ की है, एजुकेशन की है, स्किल डेवलपमेंट की है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई स्कीम है, तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। और प्रीलिम्स में खास आपको फैक्ट्स पर ध्यान देना है कि ये स्कीम, जैसे स्कीम्स के बारे में बताऊं तो ये किस मिनिस्ट्री की है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कितना इसके लिए बजट दिया गया है, क्या टारगेट बेनिफिशियरीज हैं, इस तरह की जो डिटेल है ये आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह एग्रीकल्चर में अगर देखें तो एग्रीकल्चर बहुत कहना चाहिए सिर्फ एक एग्रीकल्चर वर्ड लिख के छोड़ दिया है प्रीलिम्स में, बट आपका जो मेंस का सिलेबस है उसमें डिटेल में दिया हुआ है
तो जो आपको क्या करना है कि जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे तो जो मेंस का सिलेबस है एग्रीकल्चर का, उसी को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसी से पूछे जाएंगे जो टॉपिक्स उसमें मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड है, क्योंकि वहां काफी डिटेलिंग है। प्रीलिम्स में सिर्फ एक वर्ड लिख दिया है एग्रीकल्चर, जबकि मेंस में डिटेल में दिया गया है कि एग्रीकल्चर में हम क्या क्या पूछने वाले हैं। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि एमएसपी क्या होता है, कितनी क्रॉप्स के लिए नोटिफाई होता है, किसकी रिकमेंडेशन पे एमएसपी आता है। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं थोड़े, ये आपको पता होने चाहिए। मेंस में क्या होता है, मेंस में होता है इश्यू एनालिसिस, है ना। तो उसमें एमएसपी से देने से, ये ना देने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या डब्ल्यूटीओ में तो हम कोई वायलेशन नहीं कर रहे हैं, क्या आगे ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा एग्रीकल्चर की। इस तरह के जो इश्यू एनालिसिस है ये आपके मेंस में पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में क्या होगा कि जो क्वेश्चंस होंगे उनका नेचर क्या होगा, थोड़ा फैक्चुअल होगा। तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपको क्या करना है, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पर आपको क्या करना है, स्पेशल फोकस देने की जरूरत है। और मेंस में क्या करना है आपको, मेंस में इश्यू एनालिसिस करना है। जो भी इश्यूज दिए गए हैं आपके सिलेबस में उनका आपको क्या होना चाहिए, एक एनालिसिस होना चाहिए। अब बात आती है कि किसी चीजों को, जो भी टॉपिक है, कितनी उसकी डेप्थ में जाए या कितनी उसकी डायमेंशंस हम कवर करें। तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं 2013, 15, 18, 20 जो भी हुए, जितने आपको मिल पाए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से क्या होता है कि किसी टॉपिक में, जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें मुझे कितनी डेप्थ में जाना है, मुझे कौन कौन सी डायमेंशंस कवर करनी है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। तो जैसे कुछ सैंपल क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं प्रीवियस ईयर से। जैसे 2020 का ये क्वेश्चन है कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, यूजुअल सब्सिडरी स्टेटस एंड यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस अप्रोचेस आर यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन या सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट। तो ये रिलेटेड है ये सारी टर्म्स अनएम्प्लॉयमेंट से। जी अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर किया जाता है उसमें इन अप्रोचेस का यूज होता है। तो जब आप अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तो आपको क्या पढ़ना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, है ना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे आपके अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाता है। तब आप किसको पढ़ेंगे, इन अप्रोचेस को पढ़ेंगे। तो इससे आपको अंदाजा लग रहा है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट में क्या क्या चीजें पढ़नी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्टैगफ्लेशन इज ए सिचुएशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, सी अनएम्प्लॉयमेंट एडजस्टेड फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस, या हाई इन्फ्लेशन विच इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। अभी आपको ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको पता हो, आप में से बहुत लोग होंगे जो अभी न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने अभी पूरा डिटेल में इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा है। तो इसका आंसर होगा ए। तो ये क्या बता रहा है कि जो भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड टर्म्स हैं, जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, स्पाइरल इन्फ्लेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। ये सारी टर्म जो है आपको पता होनी चाहिए। Which among the following are sources of non-tax revenue receipts for the union government? ये देखिए, ये क्वेश्चन किससे है, गवर्नमेंट बजट से है। तो जब आप बजट पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको क्या पता लग रहा है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। कहीं में होता है कि सिर्फ आपको एक ही करेक्ट वो होता है कि ए बी सी डी, और आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे स्टैगफ्लेशन का सिंपल क्वेश्चन था, है ना, इसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिए गए थे, आपको 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन। अभी देखिए यहां पर 1 2 3 4 पहले आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फिर पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो आप देखिए कि डिफिकल्टी लेवल जो है किस तरह से बढ़ जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। यहां पर आपको थोड़ी चीजें ज्यादा पता होनी चाहिए, आपको एलिमिनेशन का जो है सहायता लेनी पड़ेगी। इस तरह जो है आपको क्या पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि हमें कितनी डेप्थ में जाना है, क्या डायमेंशंस पढ़नी है, प्लस कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत जरूरी है, आपके पास होने चाहिए। सिलेबस बताता है कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स बताएंगे। इसी तरह मेंस की अगर मैं सैंपल क्वेश्चंस की बात करूं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। देखिए इश्यूज देखिए, एक्सप्लेन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द रोल ऑफ आरबीआई अंडर द प्रेजेंट फाइनेंशियल regime compared to the regime prior to demonetization. Second question देखिए, despite subsidies and minimum support price, the state of farmers had not changed drastically. Discuss the reasons for failure. कुछ समझ में आ रहा है?
इसमें क्या पता चल रहा है कि जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं, देखिए एमएसपी दिया गया है, सब्सिडीज दी गई हैं, तो आपको सोचना है, आपको रिफ्लेक्ट करना है। जब चीजें आप पढ़ रहे हैं तो आप उनके बारे में सोचिए कि सरकार क्यों देती है एमएसपी, सरकार क्यों सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। अगर प्रोवाइड कर रही है सब्सिडीज और एमएसपी, तो क्या इसका फायदा किसानों को मिल रहा है? क्या कोई और ऑल्टरनेटिव है जिससे ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है? क्या कमियां हैं इन एमएसपी की या इन सब्सिडीज की? तो जब आप चीजें पढ़ रहे हैं, तो जब आप मेंस के लिए चीजें पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद उनको रिफ्लेक्ट करना जरूरी है, थोड़ा उनके बारे में सोचना जरूरी है। एक लेमैन की तरह सोचिए कि जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो आप ये सोचते हैं क्या मेरे को इस चीज की जरूरत है, क्या जितने पैसों में ये दे रहा है क्या उतनी इसकी वर्थ है, क्या ये चल पाएगी 1 साल से ज्यादा? आप तब चीजें जैसे एनालाइज करते हैं, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी जब आप इश्यूज जो सोच रहे हैं उनको आपको इसी तरह से एनालाइज करना है, थोड़ा रिफ्लेक्ट करना है, उनकी डिफरेंट डायमेंशन सोचनी है। तब आप क्या हो पाएंगे, जो इश्यूज हैं उनको ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो इस तरह से पूछे गए, जैसे 5th क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक जीएसटी हैज फैसिलिटेटेड द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट? डिस्कस, है ना, डिस्कस द ड्रॉबैक्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। डू यू थिंक सेकंड लैंड रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट इंडियन एग्रीकल्चर? गिव रीजंस। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इश्यूज का पूरा एनालिसिस आपके हाथ में होना चाहिए, साथ ही साथ आपने उन पर अच्छे से क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन करना है, आपको सोचना है जब भी कोई चीज पढ़े। तो मेंस के जब क्वेश्चन देखेंगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा डिफिकल्टी लेवल ये है, मुझे ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें मुझे कवर करनी है। ये जब करंट अफेयर्स में इश्यूज आएंगे तो मुझे किस तरह से उनको एनालाइज करना है। क्या सोर्सेज हैं? सर सब कुछ पता चल गया, आप कहां से पढ़ें, क्या सोर्सेज होने चाहिए? तो देखिए कुछ बेसिक सोर्सेज हैं और कुछ एडवांस सोर्सेज या अदर सोर्सेज। बेसिक सोर्सेज में सबसे पहले जो आपकी फाउंडेशन बिल्ड करेंगे वो है एनसीईआरटी। आपकी जो नींव रखेंगे किसी भी चीज की, तो वो है एनसीईआरटी क्लास 9 से क्लास 12 तक की। तो इकोनॉमिक्स की क्लास 9th की टेक्स्ट बुक है, फिर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि 10th क्लास की है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th की, और जो क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स है सिर्फ वो पढ़नी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़नी है। तो ये है आपकी बेसिक सोर्सेज है, जो आपकी फाउंडेशन बनाएगा वो है एनसीईआरटी। बट रिमेंबर, एनसीईआरटीज आर नॉट इनफ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। खास करके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी के लिए एनसीईआरटीज आर नॉट इनफ, they are necessary to build your foundation but not sufficient to clear the examination। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे रमेश सिंह पर, जो कि आपको बताएगा जो कि टर्मिनोलॉजीज हैं प्रीलिम्स के हिसाब से। रमेश सिंह इज अ गुड बुक फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें आपको क्या मिल जाएंगी, जो कि डिफरेंट टर्म्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। जैसे इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। बट मेंस के लिए जो है दिस इज नॉट इनफ। मेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ और सोर्सेस को रेफर करना पड़ेगा, जैसे कि उमा कपिला है या दत्त एंड सुंदरम है। ये सारी चीजें भी आप बुक्स जो है आपको बहुत सेलेक्टिवली रेफर करनी पड़ेंगी, या फिर संजीव वर्मा है। ये सारी बुक्स आपको रेफर करनी पड़ेंगी मेंस के लिए, जो आपके इश्यूज हैं उनके एनालिसिस के लिए, क्योंकि रमेश सिंह आपको ज्यादा इश्यू एनालिसिस नहीं देगा। ये आपको जो दूसरी किताब है, जैसे संजीव वर्मा है या उमा कपिला या दत्त एंड सुंदरम है, इनके जो भी लेटेस्ट एडिशंस हैं, ये आपको रेफर करने पड़ेंगे, सो दैट आप इश्यूज को ठीक से एनालाइज कर पाओ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इकोनॉमिक्स के लिए, वो क्या है, वो है इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट अफेयर्स, जो कि आप कहां से कवर करेंगे, न्यूज़पेपर से आप कवर करेंगे। बजट, जो भी लेटेस्ट बजट आएगा, मान लीजिए आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब से फरवरी में जो है बजट आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से आप डेटा उठा सकते हैं। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि इस टर्म का क्या मतलब है ना। इशू एनालिसिस होता है इकोनॉमिक सर्वे में। इसी तरह बजट्स में क्या मिल जाएगा आपको, बजट से आपको पता चलेगा कौन सी स्कीम्स आई हैं, कौन सी इनिशिएटिव्स आए हैं, ट्रेंड्स के बारे में कि बजट डेफिसिट वगैरह कितना रहा है,
ये सब आपको बजट से पता चलेगा। इकोनॉमिक सर्वे से आपको बहुत सारे इश्यूज का एनालिसिस मिलेगा। इंडियन इकोनॉमी का पूरा एनालिसिस होता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या है? एक रिसर्च पेपर की तरह है जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है डेटा के लिए, इशू एनालिसिस के लिए। जब आप इकोनॉमिक्स में आपको मान लीजिए कोई डेटा यूज करना है तो सबसे जो ऑथेंटिक डेटा है वो आप इकोनॉमिक सर्वे का यूज कर सकते हैं। उसमें जो ग्राफ्स है आप उनका यूज कर सकते हैं। जो रिकमेंडेशंस हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नीति आयोग। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स आती हैं, कोई भी इंडेक्स आता है तो उस पर आपको खास ध्यान रखना है। और मेंस के लिए नीति आयोग की कौन सी रिपोर्ट आपके लिए काम देगी? स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया एट 75। ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जहां पे आपको बहुत सारे इश्यूज का जो है एनालिसिस मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। खासकर जब आप वे फॉरवर्ड सजेस्ट करते हैं या सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, एक स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया एट 75। तो इसको आप जरूर पढ़ना, इसको रेफर करना। थोड़ा बल्कि है बट चैप्टर वाइज चलेंगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये है कि सोर्सेस के आपको कहां से पढ़ना है। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो देखिए, मेरे हिसाब से कोई भी जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी 3 स्टेजों से होती है। पहली स्टेज क्या होती है? जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको क्या करा जाता है? पहले उसकी ABCD पढ़ाई जाती है, फिर आपको उसका सेंटेंसेस बनाना सिखाया जाता है, उसके बाद जो है आप एस्से लिखते हैं या उसको आप कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स जब आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना है? आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि जीडीपी के बारे में, रेपो रेट के बारे में, ग्रोथ के बारे में, CRR के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। तो इस सब के बारे में क्या करना है आपको? जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके ऊपर आपको अपना खास फोकस रखना है, उनको पहले समझना है। क्योंकि जब तक आपको वो टर्म्स ही समझ में नहीं आएंगी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे, तो न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज हैं, वो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। फिर आप जब एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आपका अच्छी पकड़ हो जाएगी तो सेकंड स्टेज में कहां जाएंगे? आप जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं सिलेबस में मेंशन्ड हैं, जैसे मेंस के सिलेबस में क्या डिटेल्ड सिलेबस है, तो आपका हर सब टॉपिक जो है वो कवर्ड होना चाहिए, अच्छे से आपका एनालाइज्ड होना चाहिए कि हाँ मैंने इसके बारे में पूरा कवरेज कर लिया है। तो आपका क्या इंफेसिस होना चाहिए कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर टॉपिक की, चाहे वो एनिमल रियरिंग हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब जो है आपको कवर करने हैं। MSP का मुद्दा हो, ये सब आपको कवर करने हैं। पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस कवरेज पर आपको ध्यान देना है, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरा सिलेबस कवर करना है। थर्ड स्टेज कहां पर आती है? जब आप अपने, कहना चाहिए ना, जब आपने घर बना लिया है, सब कुछ फर्नीचर वगैरह ले आए हैं, अब घर को थोड़ा सा सजाना है तो आप पेंटिंग्स लेकर के आते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स घर के लिए लेकर आते हैं। तो थर्ड स्टेज वही है जब आपने बेसिकली पूरा सिलेबस कवरेज कर लिया है। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा उसको एनहेंस करना है, नॉलेज को कुछ ऐसा मसाला डालना है जो कि एग्जामिनर को अच्छा लगे। तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे? इकोनॉमिक सर्वे, बजट, आप डेटा उठाएंगे, आप एग्जाम्पल्स उठाएंगे, आप ग्राफ्स बताएंगे, आप ट्रेंड्स देखेंगे कि कैसा ट्रेंड्स है, ये सब चीजें करेंगे। फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, है ना, न्यूज़पेपर, क्योंकि करंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या होगा कि मान लीजिए अभी बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा चल रहा है, तो हो सकता है कि जब आपने बेसिक सिलेबस अपना कवर किया हो तो बैंकिंग सेक्टर को आपने उतने अच्छे से नहीं देखा हो, बट क्योंकि बैंकिंग के बारे में, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इतना न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक कभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ सकता है। तो उस इश्यू को मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या करेंगे? आप उसको एनालाइज करेंगे कि अच्छा क्या क्या मुद्दा है इसमें, क्या चीजें हैं। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बन करके आएगा, लेकिन वो किसी ना किसी कहना चाहिए सिलेबस के पार्ट से रिलेटेड होगा। जैसे मान लीजिए फार्मर्स का एजुटेशन है ना, किस मुद्दे पर है कि MSP है ना, वो कह रहे हैं कि MSP को लीगलाइज करिए। तो आपका सिलेबस में भी MSP दे रखा है, करंट में भी MSP चल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि MSP क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों दिया जाता है। इन सब चीजों के बारे में आपको कहां से पता चलेगा? करंट अफेयर्स से, कि सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है फिलहाल। तो ये आपकी 3 स्टेज
जो है अप्रोच होनी चाहिए इकोनॉमिक्स को। तो इस सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तो इस तरह से जब आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो है आप अप्रोच करेंगे इकोनॉमिक्स को या फिर किसी भी और सब्जेक्ट को, तो आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, वो आसान हो जाएंगी। जनरली क्या होता है, हम एक हैजार्ड मैनर में जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। किसी सीनियर ने बता दिया, किसी और ने बता दिया, कह रहे इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा वो रमेश सिंह पढ़ लेना बस। तो हमें पता ही नहीं होता है, हमने कभी सिलेबस नहीं देखा होता है, हमने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे होते हैं। फिर हम प्रीलिम्स में जाकर बैठते हैं, हमें लगता है यार ये क्या क्वेश्चंस आ गए, ये तो पता ही नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। बट आपने सिलेबस देखा ही कब, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे ही कब, आपने क्या बेसिक सारे सोर्सेज से उनको कवर किया कि नहीं किया। तो इसलिए अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में फॉलो करिए, उसको एक प्लान बनाइए कि मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, मुझे कितनी डेप्थ में जाना है। इससे आपका टाइम भी सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगी और साथ ही साथ आप ज्यादा एफिशिएंटली जो है वो प्रिपेयर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपको अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आपने गेन किया हो कि हाँ हम भी इकोनॉमिक्स को जो है ओवरकम कर सकते हैं। इसको हम कहना चाहिए वी विल कम ट्रायम्फेंट इन स्टडिंग इकोनॉमिक्स। आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।